अमेरिका इसके लिए पहले से तैयार था। अमेरिका ने पहले ही सतर्क कर दिया था, अलर्ट कर दिया था इजराइल को कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है। सोमवार को पेंटागन की तरफ से बयान आता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा वहां पर पहुंच जाता है। मिडिल ईस्ट में जहां जहां सैन्य अड्डे हैं अमेरिकी के, यानी कि वो पूरी तैयारी के साथ अमेरिका था। टारगेट क्या है? क्या ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, उसको तबाह करना? डेफिनेटली अगर हम थ्रेट परसेप्शन देखें, इस समय थ्रेट सबसे ज़्यादा इजराइल को है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ही है जी। लेकिन क्या उसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसको डिस्ट्रॉय करते समय क्या ऐसा तो ना हो जाए कि कोई रिवर्स हो जाए, वो फट जाए, वहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखने लायक है। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट में इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती नज़र आ रही है। पहले अगर हम आज से 3 दशक पहले की बात करें, जब इराक के ऊपर हमला किया गया था, उस समय की सिचुएशन और आज सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज भी यूएस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, बहुत स्ट्रांग है और इसराइल के साथ मिलकर किसी भी देश को पे आक्रमण करने की स्थिति में रखता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान और रशिया के बीच में भी टाइज काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो वो इतना आसान नहीं होगा। जो पिछली बार उन्होंने कर दिखाया था, वो आज करना इतना आसान नहीं होगा। प्रभुदयाल सर, ईरानी राजदूत का एक बयान सामने आया इस हमले के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल को भारत समझा सकता है, शांति की दिशा में भारत इसमें बड़ी पहल कर सकता है। भारत के रोल को कैसे आप देखेंगे? देखिए, भारत तो हमेशा से ये कहता आया है कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये युद्ध का नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया। अब मुश्किल ये है कि जो दोनों साइड्स हैं, इजराइल और ईरान, वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे युद्ध आगे बढ़ता जाए। वो खुद ऐसा कुछ नहीं करने को तैयार है जिससे लगे कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने के लिए तैयार। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड रह चुका हूं, ईरान में भी 3 साल पोस्टेड रह चुका हूं। दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के लिए बहुत अविश्वास, बहुत डिस्ट्रस्ट है। ईरान में तो बार बार ये नारे सुनाई पड़ते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। अमेरिका भी जानता है कि इजराइल की ईरान जो है उसकी पॉलिसी उसके प्रति अच्छी नहीं है। अब आज के हालात में क्या है, ईरान टफ दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं छेड़ना चाहेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि इजराइल की ताकत उससे ज्यादा, और साथ साथ अमेरिका भी पूरी तरह से इजराइल के साथ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह साफ तौर पे ये कहा है कि वो इजराइल को पूरा सपोर्ट देगा, इसलिए ये नहीं लगता कि यूएस किसी तरह से रोकने की कोशिश करेगा। सुधीर सर, दुनिया की जो टेंशन है और भारत की भी जो चिंता है कि क्या इस जंग के एस्केलेट होने के बाद इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे क्या, और इससे अर्थव्यवस्था में कोई अंतर फर्क आएगा क्या? क्योंकि सबको पता है कि कच्चा तेल कहां से आता है और कैसे आता है। अभी 5% बढ़ गई है तेल की कीमत जो हुआ है पिछले 2-4 दिनों में। उसके बाद नतीजा तो तुरंत आ गया है इसका, तो ब्रेंट ऑयल वगैरह सब तो बढ़ जाएंगे। और वैसे भी कई देश वहाँ के जो है, ईरान सैंक्शन में है और बाकी भी दूसरे देशों के ऑयल सप्लाईज में भी प्रॉब्लम है आजकल, तो इसलिए जरूर हो जाएगा। मगर जैसे आपने पूछा कि भारत की भूमिका इसमें क्या है, तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, भारत के लिए तो बहुत चिंता का विषय है। भारत के करीब 8 मिलियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में है। भारत कई देशों से तेल खरीदता है, और अभी जो हमारा आईमेक कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जो था मिडिल ईस्ट के लिए भी, उसकी बहुत मदद होने वाली थी, वो भी खतरे में है। तो भारत के लिए तो ऐसी ये लड़ाई आगे बढ़ना बहुत चिंता की बात है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से 2 दिन पहले जो बात की, उसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने तो कहा कि जैसे हम आतंकवाद के बारे में तो इजराइल के साथ
साथ हैं हम, मगर इजराइल ने जो लड़ाई बढ़ा दी है उसके बारे में हम सोचते हैं कि लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाए, कुछ सीज फायर हो जाए और जो हॉस्टेजेस वहाँ उनका भी रिलीज होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट अब्बास के साथ भी बात की है वहाँ न्यूयॉर्क में जब थे वो, तो उनके साथ भी अपनी चिंता बयान। भारत अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहा है सर कि इस रीजन में दोनों देशों में जो शांति बनी रहे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान के लोगों में डर का माहौल है। इजरायली हमले से ईरानी लोग डरे हुए हैं। गैस रिफिलिंग स्टेशंस पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए आप, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं। सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी गाड़ियों में फ्यूल फुल कर ले। ये देखिए तस्वीरें, ये ईरान की तस्वीर है, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि बस कुछ घंटों का इंतजार, उसके बाद ईरान को करारा जवाब मिलेगा। और ये ईरान की तस्वीर आप देखिए, वहां पर जितने भी गैस रिफिलिंग सेंटर्स हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान की तरफ से जो ये मिसाइल अटैक हुआ, इजराइल पर ये दावा है ईरान का कि ये बड़ा अटैक हुआ है और इजराइल ने कह दिया है कि वो इसका बड़ा बदला लेगा और कुछ ही घंटों में लेगा। कल ही हमने बयान ये सुना था, अगले 24 घंटे इस रीजन में बहुत भारी हैं। अब सवाल है कि क्या ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है क्या इजराइल। और ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से लगभग 250 के आसपास जो मिसाइल दागे गए हैं वो कितने गति के साथ यहां पर पहुंचे। और इसमें ईरान का दावा है कि इसमें हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, जो 12 मिनट से भी कम समय में ईरान से इजराइल तक वो जाकर गिर सकता है। और उसका यह भी कहना है, कल ही यह बयान आया था, 80% टारगेट सटीक बैठता है। और इस आधार पर ईरान कह रहा है कि इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल की तरफ से यह बताया नहीं जा रहा है। मैं शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल यह है कि अगर ईरान पर अटैक इजराइल करता है तो इसमें बाकी वर्ल्ड प्लेयर्स की क्या भूमिका होगी, रूस की क्या भूमिका होगी, चीन की क्या भूमिका होगी। देखिए, जिस तरीके से इजराइल का माइंडसेट जो है वो ये तो बिल्कुल गारंटी करता है कि विद इन 24 to 40 आवर्स और मे बी एक्सटेंडेड टू 72 आवर्स के अंदर जरूर रिटेलिएशन आएगा और ईरान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जो बोलती है वो इजराइल एक रिजल्ट के लिए जाएगा और उनके ऐसे सिविलियन टारगेट को या ऑयल फील्ड को या सिविलियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट करेगा जिससे वहाँ बर्बादी मचे, क्योंकि अब उसको जवाब देना। और अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो एक इनटॉलरेंट स्टेट रहा, उसने टेररिज्म नहीं टॉलरेट किया, वो अपने एनिमीज को नहीं टॉलरेट करता और एक डिजाइन के साथ वो ऑपरेशन लॉन्च करता है। तो लिहाजा इजराइल का रिएक्शन आना तय है। जिस तरीके से अमेरिका ने अनवेवरिंग सपोर्ट दिया है उसी तरह के से देखिए पुतिन साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने अमेरिका को इसमें क्रिटिसाइज किया। उनकी देखिए एनिमिटी और उनका जो काउंटर पार्ट है वो अमेरिका, वो कहते हैं कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक कंफ्यूजन कर रखा है, ये जो लड़ाइयां बढ़ रही हैं इसके लिए अमेरिका डायरेक्टली जिम्मेदार है। तो इस तरीके से अगर पुतिन साहब का स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली वो ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो उनके रॉकेट और मिसाइल और तमाम तरीके के इस तरीके के आर्सेनल में है। और उसके पीछे चाइना खड़ा है, उसके पीछे रशिया खड़ा हुआ है। इस दम पे ईरान ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है और उसको कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी भी लग रहा था, अपने नागरिकों को जवाब देना था और कहीं ना कहीं पूरा विश्व ईरान को एक कमजोर नेशन समझ रहा था क्योंकि उसका जवाब नहीं आ रहा था नसरुल्लाह के मरने के बाद। तो एक तरीके से वर्ल्ड देखिए दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। देवनाथ सर, यानी कि एक और बड़ा वॉर फ्रंट खुल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध हम देख रहे हैं, अब इजराइल और ईरान, जिसमें अब अमेरिका के साथ साथ अब रूस की भी एंट्री होगी। जी हाँ, रूस फिलहाल तो अपने ही युद्ध में यूक्रेन के साथ व्यस्त है। रूस अब
तक ईरान से अलग अलग तरह के ड्रोन ले रहा था। शाहिद 136 एक एग्जाम्पल है जो कि वो ईरान से लेने के बाद उसका इस्तेमाल यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा था। तो रूस क्या फिलहाल ईरान को किस तरह की सपोर्ट देगा? मेरा अंदाजा ये है कि ये सपोर्ट जो है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, कुछ हद तक फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट होगी, लेकिन रूस शायद ईरान को कोई भारी भरकम हथियार नहीं दे पाएगा। हाँ, रूस ने ईरान के एयर डिफेंस के लिए S-300 और S-400 सिस्टम मुहैया करा रखे हैं। देखना यह होगा कि जब इजराइल की एयरफोर्स आज अभी से 48 या 72 घंटे में ईरान के ऊपर हमला करती है तो ये रूस द्वारा सप्लाई किए गए S-300 और S-400 इजराइल की एयरफोर्स के जहाजों को शूट डाउन करने में कितना कामयाब होगी। चीन जो है बहुत दूर है जियोग्राफिकली, चीन जो है फिलहाल नहीं चाहेगा कि किसी तरह अनुराग सर, तो क्या पुतिन जो हैं उनका एक ही ध्येय है फिलहाल, वो ये है कि यूक्रेन को इस युद्ध में हराना। और रूस के पास शायद अपने जो एसेट्स हैं, अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। हमने जो देखा है कि वो ज्यादा बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर रहे, निहायत ईस्टर्न डॉनबास में ही कन्फाइन होकर रह गए हैं। ऐसी हालत में क्या रूस अपने आर्टिलरी शेल, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और सबसे बड़ी बात रूस के पास भी काफी टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, क्या वो ईरान को देगा? आकलन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का ऐसा है कि शायद नहीं। तो फिलहाल ईरान को यह युद्ध ये देखना होगा कि रूस किस हद तक जाकर के ईरान का सपोर्ट करेगा। इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, आधी रात को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया। ईरान का दावा है कि हमले में इजरायली एयरबेस तबाह हो चुका है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मिसाइल्स देखिए, हवा में अचानक से रात के वक्त एक साथ कई सारे मिसाइल्स देखे गए। तस्वीर नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ईरानी अटैक को इजरायली आयरन ड्रोन ने नाकाम कर दिया। आयरन ड्रोन ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है। अगर बहुत ज्यादा संख्या में अगर मिसाइल आए तो फिर आयरन डोम के लिए भी उनको इंटरसेप्ट करना एक एक मिसाइल को बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, ईरान का बहुत बड़ा दावा, मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। मोसाद हेडक्वार्टर पर मिसाइल गिरा है जिससे वो हेडक्वार्टर तबाह हो गया, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जल्दी से लाइए तस्वीर नंबर 4। मिडिल इजराइल में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के गेडेरा में मौजूद एक स्कूल पर भी मिसाइल गिरी है। स्कूल में हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, उस इमारत को जिसे बताया जा रहा है कि यहां पर स्कूल चलता था, उसको कैसा नुकसान पहुंचा है। तस्वीर नंबर 5 भी आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी हैं। लॉन्च से कुछ देर पहले मिसाइल की तैनाती यहां पर की गई थी और ये ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। 80% टारगेट को अचीव करती है ये मिसाइल। तस्वीर नंबर 6 जल्दी से दिखाइए। पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहा है। ईरान ने 181 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि कई मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। अब तस्वीर नंबर 7 देखिए, पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी भी दी है, यानी कि साफ साफ कह दिया गया है कि अब आप अगले हमले के लिए तैयार रहो। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी हमले में तेल अवीव में 2 लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि 181 मिसाइल दागे गए थे, लेकिन सिर्फ एक की मौत हुई है, वो भी फिलिस्तीनी है। इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। नौवीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। बेरूत में इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 15 मिनट में 6 मिसाइलें यहां पर दागी हैं। तो लेबनान में इजराइल की ये स्ट्राइक लगातार जारी है। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बेरूत में इजराइल का हमला जो चल रहा है, कई इलाकों में इजराइल ने यहां पर रॉकेट दागे हैं। ये धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। ये बेरूत में इजरायली हमले की तस्वीर। और ये देखिए, ये एक और ताजा तस्वीर सामने आई है।
ये बताया जा रहा है कि ये तस्वीर है बेरूत की, जहां पर इजरायली अटैक चल रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ के बारे जाने के बाद भी बेरूत में इजरायली स्ट्राइक की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं उन सबको तबाह किया जा रहा है। आईडीएफ की टीम अब वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है, यानी हवा और जमीन दोनों से लेबनान में, बेरूत में जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने उन सबको बर्बाद किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। प्रभुदयाल सर, अगर रूस की इसमें एंट्री होती है तो क्या हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्या दुनिया उस ओर बढ़ रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रूस इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो भी सहायता वो ईरान को दे सकता है शायद वो देगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये युद्ध आसानी से खत्म होने जा रहा है। इजराइल जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान के खिलाफ। और फिर ईरान क्या करेगा? देखिए, ये भी इम्कान लगाए जा रहे हैं कि ईरान एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में है। अब मुझे पता नहीं कि ये सच है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा सच है और ईरान अपनी मिसाइल में एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के फायर कर देता है, इजराइल पे पहुंच जाती है, तो आप समझ सकते हैं इजराइल का क्या रिएक्शन होगा। तो ये लड़ाई जो ऑलरेडी छिड़ी हुई थी 3 फ्रंट्स पे, हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ और हूती के खिलाफ, अब ये चौथे फ्रंट पर भी पूरी तरह से खुलने जा रही है, ऐसा लग रहा है। और अगर हम चाहते हैं किसी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको रोक सके, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे हर देश को पूरी तरह से जोर लगाना चाहिए। सुधीर सर, क्या यूएन इसमें आगे बढ़ करके इस रीजन में शांति की कोशिश करेगा? क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें की गई हैं लेकिन वो नाकाम रही। कोशिश तो जरूर करेंगे। और मेरे ख्याल से दोनों इजराइल और ईरान दोनों तरफ से भी कुछ प्रयत्न हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने भी देखा है आज उनको 4 फ्रंट पे लड़ना है। और ईरान की सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी वीक पोजीशन में है ईरान, और इसीलिए उन्होंने तो काफ़ी ये नसरुल्लाह के मरने के बाद और फिर देरी से उनकी रिएक्शन हो गई है। और वैसे भी जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक जो टेलीविज़न पे कहा है कल परसों ईरान के लोगों को प्रति एड्रेस करते हुए कि वहाँ की रेजिम बदलनी चाहिए, वो भी अपना पॉलिटिकल उसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान की जब तक रेजिम नहीं बदलेगी तब तक ये चलता रहेगा। और उन्होंने लोगों को अपील की है कि रेजिम बदलनी चाहिए ताकि ईरान में शांति हो, ईरान की और प्रगति हो। तो वो दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे हालात में यूएन में तो बात आएगी, मगर यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करने वाले सभी लोग हैं। अमेरिका वीटो कर सकता है, रशिया वीटो करेंगे, चाइना भी वीटो कर सकता है ऐसे, क्योंकि सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई शरदिंदु सर, इसमें खाड़ी देशों का अब आगे क्या रोल होगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं सब जगह फोर्सेस की तैनाती, यानी कि अमेरिका को पहले से पता था कि अब आगे क्या होने वाला है और अमेरिका को क्या करना है। अगर ईरान पर बड़ा अटैक प्लान कर रहा है इजराइल, जिसमें अमेरिका का भी साथ होगा, उसके बाद ये बाकी देशों को भी मैसेजिंग चली जा चुकी होगी कि कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन आपको लग रहा है?
देखिए, खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने अपने सारे मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथन किया है, वहाँ पे ट्रूप्स की डेंसिटी बढ़ाई है, अपने इक्विपमेंट को, अपना जो उनका नेटवर्क है, काम करने का तरीका है, उसको फिर से पुख्ता बनाया है। और इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने ऐसा किया है। कहीं ना कहीं अमेरिका की यहाँ पे पकड़ कमज़ोर हो रही थी, लेकिन हमास और इसराइल का जब से कॉन्फ्लिक्ट चला है तब से उसको एक गोल्डन मोमेंट मिला हुआ है। और जहाँ तक खाड़ी देश के रिएक्शन की हम बात करें तो देखिए, उसको दो भागों में देखा जा सकता है। वहाँ का जो जनमानस है, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट के हिसाब से, चाहे फिलिस्तीन के कॉज के लिए, वो एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन सियासतदार जो हैं वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक तो बिल्कुल बिल्कुल प्रो अमेरिकन है, वो अपने कंफर्ट जोन से, और उनका इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा और वो उस एरिया से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जिसमें और कई तरीके की ट्रीटी उन्होंने साइन की हुई, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई और इस कतर, ये तमाम देश हैं। कतर ने बहुत कोशिश की कि शांति की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो एक तरीके से ये सारे देश हैं। और दूसरी तरफ ईरान है, यमन है, सीरिया है, लेबनान है और नॉर्थ इराक है, जहां पे इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप काम करता है। तो ये एकजुट है। कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड डिवाइडेड दिखता है, इसी वजह से ये त्रासदी है। अगर अरब वर्ल्ड एक साथ होता तो शायद फिलिस्तीनियों को उनका हकूक मिल गया होता, शायद इस तरीके के युद्ध नहीं होते। अरब वर्ल्ड डिवाइडेड है, रिएक्शन डिवाइडेड है। अमेरिका की बहुत बड़ी पैठ है और चाइना ने इस इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने उनको प्लग कर दिया। इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि चाइना की एंट्री वहां पे अभी कुछ एक दशक के लिए डिले हो गई है। रूस, चाइना, ईरान ये कोशिश कर रहे थे कि ईरान का प्रभुत्व इस खाड़ी देशों में बना रहे। इसी के तहत देखिए, नेतन्याहू साहब ने जनरल असेंबली, यूएन के जनरल असेंबली में एक मैप दिखाया था और दिखाया था कि देखिए किस तरीके से ईरान का इन्फ्लुएंस पूरे खाड़ी देश में बढ़ रहा है। और ये खाड़ी देशों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो अनुराग सर, खाड़ी देश इस वक्त चुपचाप मौन की स्थिति में होंगे। ईरान अलग थलग पड़ गया है, लेकिन ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं, ईरान के पास जितने वेपन्स हैं, सबसे पहला तो अटैक इजराइल का उन्हीं पर होगा। बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक दुश्मन देश अपने दुश्मन के उन चीज़ों को टारगेट सबसे पहले करेगा जिससे उसको खुद को खतरा है। बट आज की डेट में हमें ये स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है कि कितनी मिसाइलें कहाँ पे रखी गई हैं। बजाय इसके देश इतनी दूर हैं कि एक बार हमला करने के बाद दूसरा हमला एक स्ट्रेटेजिकली चैलेंज बन जाता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इराक का भी बहुत अच्छा है और ईरान का भी बहुत अच्छा है। तो आने वाले समय में इनका रिएक्शन इसराइल का दिखाएगा कि युद्ध किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और डेफिनेटली इसको प्लग करने की कोशिश हो जाएगी। यूके देवनाथ सर, हमने देखा कि कल एक बयान सामने आया था जिसमें इराक में जितने भी प्रो ईरानियन फोर्सेज हैं, जो गुट हैं, उनकी तरफ से कहा गया था अमेरिका को कि अगर आप इस जंग में इजराइल का साथ देते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, आपके सैन्य अड्डों को बर्बाद कर देंगे। ये तो सीधे सीधे बहुत बड़ी धमकी अमेरिका को। जी हाँ, अभी इराक में जब से सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट किया गया है, उसके बाद बगदाद में जो सरकार है वो अमेरिका के मदद से ही चल रही है। लेकिन उनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ बगदाद से लेकर दक्षिण में बसरा तक है, कुवैत तक जो हाईवे है वहीं पर है। उत्तरी इराक में उनका कंट्रोल नहीं है। उत्तरी इराक में खासतौर से जो इलाका तुर्की के साथ लगा हुआ है या कुर्दिस्तान के साथ लगा हुआ है, वहाँ पे अलग अलग इस्लामिस्ट रेजिस्टेंस फोर्सेस वो एक्टिव हैं, जो कि अमेरिका विरोधी कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। उत्तरी इराक में और सीरिया के उत्तर पूर्व भाग में भी ये इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं वो समय समय पर अमेरिका के छोटे छोटे डिप्लॉयड बेसेस हैं उन पर हमला करती रहती है। लेकिन मिलिट्री पॉइंट से देखा जाए तो उनका इफेक्टिवनेस छोटे छोटे टेक्टिकल लेवल पे ठीक है, एक हथगोला उधर फेंक दिया, एक आरपीजी यहाँ पे मार दिया, लेकिन शायद वो इस युद्ध के रुख को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने में नाकाम हो जाएंगे। सीरिया में यानी अगले 24 घंटे इस वक्त बहुत भारी हैं। अब देखना है कि इजराइल जो कह रहा है कि वो बड़ा हमला करेगा, क्या वो हमला 24 घंटे के भीतर होगा, कितना बड़ा हमला होगा, क्या ईरान के तमाम हथियारों को, वेपन्स को, मिसाइलों को, उनके सैन्य अड्डों को इजराइल तबाह कर देगा, ये देखना होगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।